नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से नमा रोज़ा है और बड़ा ही मुक़द्दस और मेहमान ये महीना है, बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। आखिरी अशरा बिल्कुल अब अपने अख्तिताम के करीब है और जैसे कि मैंने कहा कि मेहमान महीना है, तो इसमें जितना हो सके हमें इसकी सातों को और क़ुर्बत इलाही को हासिल करना है, जिसके लिए हमें दुआएं भी करनी है, अपनी बख्शिश भी मांगनी है। इसके अलावा और बहुत कुछ है, इसकी फजीलत भी हम आपको गाहे बगाहे बताते आ रहे हैं, बताते रहेंगे। मुझे और मुदस्सिर इकबाल को आप हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मुदस्सिर, आज क्या ख्याल है? आज दुनिया बोल है में एक ख़ास बात जो मुस्कुराते और खुशी खुशी हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि आज जो है वो हैप्पीनेस डे है इंटरनेशनल, और आज इसी हवाले से हम बात करें तो अगर कहा जाता है कि तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो गम भी ना दो, क्योंकि जो चीज़ तुम खुद ख़रीदना नहीं चाहते वो किसी के लिए भी पसंद ना करो। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को खुश रहने की, नफ्सियाती और दिमागी सेहत के फ़वाइद से आगाह करना है। बिल्कुल मुदस्सिर, और आपको पता है ये इतना बेहतरीन महीना है कि इस महीने में तो हम ख़ास तौर पर जो मुसलमान बहन भाई हैं वो ये काम करते हैं कि दूसरों में खुशियाँ बांटें। फिर आगे ईद का त्यौहार आ जाता है, जैसा अपने लिए पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं किसी को बेहतर से बेहतर दें। और अगर इस महीने के फ़ज़ाइल की बात की जाए तो इतना ये प्यारा महीना है, इसमें हमारी पाक किताब कुरान पाक उसका नुज़ूल हुआ। फिर उसके बाद इस महीने में आपको पता है मुदस्सिर के अल्लाह तबारक व ताला जो जन्नत है उसको संवारता मुज़य्यन करता है। रोज़ाना की बुनियादों पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जकड़ लिया जाता है। और इस महीने में उम्रा करो तो उस एक उम्रे का सवाब जो है वो आपको हज के बराबर होता है। बिल्कुल, और सबसे बढ़कर ये बात होती है रोज़ा, जिसे तज़किया नफ्स कहा जाता है, वो यहाँ पर है। और सिर्फ ये भूख और प्यास का नाम नहीं है, और हमेशा ये कहा जाता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो खुशियाँ भी बांटें, और अगर किसी को खुदा न खास्ता किसी गम और तकलीफ़ का बायस बन रहा है तो उनका गम भी बांटें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जनाब, आज हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी ख़बर एक बड़ी अहम है, और वो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से कि जो हो गया है। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद कर्जे की किस्त जारी की जाएगी। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चंद महीनों में शुरू होने का भी इंदिया दिया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। नासिर बुखारी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो सारी मुज़ाकरात, कामयाब मुज़ाकरात, एलामिया भी आ गया, स्टेटमेंट जारी हो गई, अभी जो कहा जा रहा है कि तवील मुआहदा होने जा रहा है, तो अब हम ये तसव्वुर कर लेना कि कोई हिकअप्स अब नहीं आएंगे और अब मामलात नई जो हुकूमत बनी है इसके साथ बड़े मतलब स्मूथली चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, ये तो अब इस पर डिपेंड करता है कि आप के जो स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद जो शराइत तय हो रही हैं, जो मुआहदे की नुकात तय हो रहे हैं, उस पर आपकी हुकूमत जो है वो किस तरह से अमल करती है। इस वक्त जो गुज़िश्ता आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसकी तो IMF ने बड़ी तारीफ की है और कहा है कि ये इन्होंने जो है तमाम अहदाफ मुकम्मल किए। माजी में हमने देखा है ऐसा कि पाकिस्तान ने मुआहदे किए, लेकिन वो मुआहदे जो है उनकी शराइत को पूरा करने के बजाय उनसे मुनहरिफ हो गया, तो लिहाजा वो उनका IMF का मुआहदा जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये है जो हमारी अपनी डिलीवरी पे और हमारे अपने यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो संजीदगी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कराइन ये बताते हैं कि यकीनन एक इंटरेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है मौजूदा हुकूमत का कि इस पैकेज को जो कि उनको आगे लेके चलना होगा, उसको जो है वो दिलजमई के साथ और एक गोया संजीदगी के साथ जो है उस किस्म के तमाम शराइत को पूरा करे, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो IMF जो है वो उसकी तरफ से थोपी गई शराइत नहीं है। गलतफहमी ये होती है हमारे यहाँ कि IMF ने कहा ये करने, नहीं, IMF जो है वो आपको ये कहता है कि आप दवाई लें, सेहतमंद हो जाएं और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। तो ये एक रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो देखना है कि वो अब यहाँ पर किस तरह से शुरू किया जाता है, निजीकारी कैसे की जाती है, कवानीन में बेहतरी किस तरह से लेकर आई जा सकती है, क्या क्या ऐसे जो कि लीकेजेस हैं। मसलन आपके पास जो है करीबन आप 350 बिलियन रुपीस सिर्फ उन मिनिस्ट्रीज का अदा करते हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद
सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं और सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन सेंटर में भी आपने वो मिनिस्ट्री उसी तरह से रखी हुई है। तो इससे क्या हासिल होता है? हम 350 बिलियन रुपीज जो है वो अपने ज़ाया करते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो मजीद यानी जो ऐसे खर्चे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है सही, और हम गैर ज़रूरी तौर पर उन खर्चों को जो है अदा करते हैं। फिर हमारे पास जो है डेट का एक जो ट्रैप अगर पिच गया है, जिसमें हम गोया एक 5 चले जा रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि ये आखिरी एक तरह से किस्त है, जो चीज़ें मामलात होंगी, अगली हुकूमत है, फिर एक लॉन्ग टर्म एक नई जो हिकमत अमली वो भी तय की जा रही है IMF के साथ। लेकिन IMF की जो चीज़ें होती हैं कि पाकिस्तान को अपनी रिफॉर्म्स करनी है, अपने मामलात को बेहतर करना है, तो क्या सर ये अपने मामलात की बेहतरी और अपने हालात ठीक करने के चक्कर में मज़ीद मुश्किल जिन्हें फ़ैसले कहती है हुकूमत वो करने होंगे? और क्या फिर नए टैक्सेस की और महंगाई की मद में आवाम पर बोझ आएगा, या समझते कि नई हुकूमत के बाद चीज़ें आसान हो जाएं? नहीं, ये गैर जरूरी सी एक बहस है कि जी आप आवाम के लिए बेहतरी ला के आएंगे। बेहतरी तो तब आएगी जब आप रिफॉर्म्स मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो है आपका जो एक इन्फ्लेशन का रेट है वो आप दोबारा 5%, 3%, 4% के ऊपर लेके जाए। ये इन्फ्लेशन जो है ये तो IMF की तरफ से नहीं आती ना, ये तो आपके पास, क्योंकि आपने अपने ऐसे इंटरेस्ट रेट इस वक्त आपका जो है वो 22% है। आप जो बोरोइंग करते हैं आप उस पर देखेंगे हुकूमत की जो अदायगियां हैं इस 22% के रेट से कितनी ज्यादा है, तो ये तो हुकूमत को खुद तकलीफ हो रही है। लिहाजा सबसे बड़ा जो फोकस होगा इस रिफॉर्म का वो इन्फ्लेशन को कम करना होगा, और यही इसी में। लेकिन इन्फ्लेशन को जहाँ तक बुखारी साहब कम करने की बात है, अभी जब गवर्नमेंट मतलब तश्कील भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये बातें कर रहे थे कि बड़े बोल्ड फैसले करना पड़ेंगे जो अवाम में ज़ाहिर मकबूल नहीं होंगे। तो फिर किस तरह से इस हुकूमत के लिए मैनेज करना मुमकिन हो पाएगा, या फिर किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर करना तो है ही। फिर आपको पता है हम देखते हैं कि मीटिंग्स के बहाने ढूंढे जाते हैं, फिर साइडलाइन दौरों पर मीटिंग्स की कोशिश की जाती है। तो माहौल कैसा फिर आप देख रहे हैं इस हवाले से, IMF के साथ कैसा रहने वाला है? मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो इसमें संजीदा है इस वक्त, और वो चाहती है कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल करे। देखिए, शॉर्ट टर्म में तकलीफ होगी, शॉर्ट टर्म से मुराद है साल 1.5 साल, लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा, गुज़िश्ता सालों में भी ऐसा हुआ है। हमारे पास 2 प्रोग्राम हमने ऐसे किए हैं। एक शौकत अजीज साहब के ज़माने में जब हमने IMF का प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल किया था, और बल्कि हमने IMF से कहा था कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है वो गुज़िश्ता PMLN की हुकूमत में जब हमने IMF का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली किया था, तो उससे उसका नतीजा ये हुआ, दोनों मौकों के ऊपर आपके पास इन्फ्लेशन जो था वो 5% से नीचे आ गया था। तो अगर आप एक उस रिफॉर्म के पैकेज के हिसाब से अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए फोकस यही करें, और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी जो स्टेट बैंक ने भी बयान किया, वो कह रहे हैं जी जो इन्फ्लेशन के अहदाफ हैं वो नजर आते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो 16% तक फिगर तक पहुंचने की उम्मीद है। एक चीज मुझे और बताएगा बुखारी साहब, सही अभी ये जो SIFC का क़याम भी है, जाहिर है इन दोनों को साथ मिलकर ही चलना है और इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि चीज़ें बेहतर हो सकें। तो आप इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं कि ये हुकूमत के लिए, जाहिर है उनको जब तक वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे उस तरह तो चीज़ें बेहतर हो नहीं सकती। बात इन्होंने IMF के साथ की हुई है, तो ये किस तरह फिर ये सारा ये जो सिस्टम है चलेगा? नहीं, ये तो SIFC तो एक आपके लिए जो है इसके आप इंडिकेशंस देख लें क्या हो रहा शुरू हुए हैं। पहली दफ़ा आपके पास ऐसी सूरत हाल है कि आप ग़ज़ाई इजलास में मुस्तकिल होते नजर आ रहे हैं, पॉलिसी सिर्फ ठीक करने की वजह से। आपने जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसमें पाकिस्तान को एज ए कॉर्न एक्सपोर्टिंग कंट्री जो रिकॉर्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान से सतत कॉर्न एक्सपोर्ट हो रही है, और गंदम जो है उसकी आपके यहाँ पैदावार जो है वो उसके तमाम अहदाफ लगता है कि हम पूरे कर लेंगे, बल्कि अपने अहदाफ से भी हम ज़्यादा गंदम की पैदावार कर सकेंगे। चावल जो है वो आपने जो उसकी पैदावार थी वो ऑल टाइम हाई पैदावार के अंदर, और आपने एक्सपोर्ट के अंदर ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट के अंदर $3.2 बिलियन की आपने चावल की एक्सपोर्ट की। कॉटन की भी पैदावार जो है वो आपकी गुज़िश्ता साल के मुकाबले के अंदर जो है ऑलमोस्ट वो 60-70% जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एक तो ज़रूरी पॉलिसीज जो हैं उनका जो SIFC के जरिए एक
यानी मुतय्यना तरीके से जो है उसमें पेशरफ्त हो रही है, जिसमें आपकी बीज की पॉलिसी जो है नहीं बनाई जा रही है। LIMS जो उन्होंने अभी यहाँ पर पहली दफा पाकिस्तान में लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बाई सैटेलाइट जो है वो किया। आपको पता है कि जो भल सफाई होती थी पाकिस्तान में, हमेशा भल सफाई, ये जो आपकी नहरों की सफाई होती है, वो भल सफाई जो है वो सैटेलाइट बेस्ड भल सफाई हुई है, और उसकी वजह से आपने 3 लाख एकड़ पानी जो है उसके लिए नए रिसोर्सेज पैदा कर लिए हैं। ये बात ये अखबारों में नहीं आती इस तरह से कि ये कितनी बड़ी, कि आपको एक समझें कि बिल्कुल छोटा डैम बुखारी साहब, ये सम्राट है SSAFC के प्लेटफॉर्म। लेकिन इसमें बुखारी साहब मेरा सवाल ये है कि अभी आप फरमा रहे थे कि 16% तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो आ जाएगा। एक जानिब हम ये देखते हैं पेट्रोल प्राइस और साथ ही साथ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, तो अगर ये इजाफा पैरेलल हो रहा है तो सर वो किस मैकेनिज्म में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तकरीबन आधी तक आने का? देखिए, ये मैंने जो बताई है स्टेट बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसकी फिगर है, लेकिन ये कि जो कोर इन्फ्लेशन है, अगर आपके पास फूड इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाता है, जो एक आपकी यानी जो आपका ऑयल का जो है वो तो इंटरनेशनल मार्केट की रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी जो आवाम की जरूरत के मुताबिक से आती है वो उसकी फूड इन्फ्लेशन। आपका फूड इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आना चाहिए, और वो उस तरफ से जो है आपकी इंडिकेशन, जब आपके यहाँ सप्लाई अच्छी हो रही है तो हम समझते हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो जरूर कम होगा। तो एक तरफ ये दुरुस्त है कि आपको जो है, देखिए ये जो आपका गैस में भी और बिजली के अंदर भी इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो एक आपके लिए बहुत बड़ा फ्रीज बन गया है। हमने जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट है वो तो हमने खुद अपने ऊपर खुद तारी किया। जो आपने सीपैक की पॉलिसीज के तहत जो है अपने पास कोल प्लांट लगाए और उनको आपने जो है मिनिमम फिक्स्ड रिटर्न जो है वो उनको बताई, इसी तरह दूसरे IPPs को भी। लेकिन कोल के प्लांट्स लगाने में तो खासतौर पे बहुत गलत पॉलिसी थी कि आपने सीपैक में इसको जो है वो लेके आए, और अब वो 22% 20% पे चल रहे हैं और कैपेसिटी हम उनको 62% पे पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये इससे सर्कुलर डेट जो है वो डेवलप हो गया है, और इस पर जो है चाइनीज की तरफ से हम पर जोर था कि हम अपने पास लगाएं जिस नौयत के आपके पास हाइडल प्रोजेक्ट्स दूसरे लगे हुए हैं। लेकिन हमने क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है और सब पार्टियों का ये होता है कि जी हमने बिजली फराहम, अब साहिवाल का जो है कोल प्लांट जो इम्पोर्टेड कोल पर है बंद पड़ा है। ये कितना बड़ा जुल्म है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने इस मुल्क को जो है वो सर्कुलर डेट पे एक तरह से धक्का दे दिया, और अब इसको ठीक करने की जरूरत है। अब सर एक चीज और भी है जिसको मेरा ख्याल है कि आप बेहतर राय दे भी सकते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अब नहीं, हम बारहा ये देख चुके हैं कि जब जब IMF के साथ मुआहिदा हुआ टैक्स नेट को बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, अब आपके ख्याल में उसको ऐसे कौन से इक़दाम उठाना होंगे कि एटलीस्ट इस टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके? जी, ये देखें आपका पूरा रिटेल सेक्टर जो है उसके ऊपर तो आपको यकीनन जो है एक टैक्स के निज़ाम को लाना होगा। आप अगर रिटेलर की कंट्रीब्यूशन देखें टैक्स में तो वो चंद बिलियन के ऊपर है, और जिसकी वजह से इस वक्त सारा का सारा बोझ जो है उन्हीं लोगों पर पड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। और इस तरह आपको कंजम्पशन टैक्स जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि आपको जो टैक्स रेट्स हैं उसमें कमी करने की तरफ सोचना चाहिए कि जितना आप उसको एक्सपैंड करेंगे आप साथ साथ उसके लिए टैक्स नेट पे भी जो है टैक्स रेट में भी जो है कमी लाए। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उमूमन ये लोग कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं, एग्रीकल्चर पे सूबे जो है वो टैक्स लेते हैं, और उसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि वो जो सूबे टैक्स लेते हैं उसके अंदर बढ़ोतरी करते हैं, और उसमें जो है जो खासतौर पे जो बागात हैं जिनकी इनकम जो है वो एक मुतय्यना इनकम होती है, बागात के ऊपर पहले जो है वो टैक्स को बढ़ाएं और सूबे ही बढ़ाएं, क्योंकि वो जो हमारे पास मैकेनिज्म FBR के पास नहीं है कि हम एग्रीकल्चरल टैक्स जो है उसको ले सकें। दूसरा आपके पास FBR के रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत होगी कि उस रिफॉर्म्स के जरिए जो FBR में चोरी चकारी का सिलसिला उसको कैसे बंद किया जा सकता है, और वो आप जितना डायरेक्ट कंजम्पशन बेस्ड जो है टैक्स लेके आ सकते हैं जो सारी दुनिया में जो है कामयाबी का जरिया बना है, जिसको आप VAT कहते हैं, तो उससे मिलता जुलता निज़ाम जो है वो हमें
जरूर चाहिए, क्योंकि टैक्स नेट जो है वो कंजम्पशन से ही आप पूरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को जो है आप कितना जो है और टैक्स लगाएं। एक और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इसको बहुत बड़ी बुराई समझा जाता है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कि यहाँ पर कोई जो है कमाए। आपको पाकिस्तान में कोई भी आप खुशी से कह देते हैं जी फलाने की शादी हुई, देखो अरबों डॉलर उसने खर्च कर दिया। तो पाकिस्तान में भी जो है वो ऐसे ग्रुप क्यों नहीं बन पाते कि जो कि इतना कमा सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। पाकिस्तान में कल्चर जो है वो और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पैसा कमाने को गुनाह समझते हैं, और इस वजह से पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसीज नहीं बनती कि यहाँ पर पैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने जो 71 में कदम उठाया था नेशनलाइजेशन का, उसके असरात आज तक खत्म नहीं हुए। आपने ओवरनाइट लोगों को जो है बेघर कर दिया, बेदखल कर दिया, इंडस्ट्री से निकाल दिया। आज भी वो जो पॉलिसीज हैं वो इस नोयत की नहीं बन पाई कि आप इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को जो है एक आसानियां पैदा करें। और उसकी वजह यह है कि आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके इंडेक्स के ऊपर आप उन ममालिक में जब दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किलात है। तो रिफॉर्म का मतलब जो है वो ये है कि आप ईज ऑफ डूइंग, और इसी वजह से बुखारी साहब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बिजनेसेस भी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन मूव कर गए, क्योंकि वजूहात है कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामला भी रहा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आप जा रहे हैं ना, अब तो सऊदी अरबिया जा रहे हैं। जी जी, तो अब देखते हैं कि मामला क्या होते हैं। नासिर शाह बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और पाकिस्तान के मामला किस जानिब बढ़ते हैं अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ एक ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर कुछ मज़ीद बात। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक के ये खुसूसी ट्रांसमिशन दुनिया बोल है में हम मौजूद हैं, और आज हमारे साथ गुलाम साबिर यूसुफी साहब मौजूद हैं, नातख़्वान है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो है वो रमज़ान मुबारक में तो एक बन जाता है ना, रूटीन है कि हम नात सुन रहे होते हैं घरों में, गाड़ी में, बड़ा बिल्कुल। और गुलाम साबिर यूसुफी साहब नात रसूल मकबूल पढ़ रहे हैं, और हमें अलहाज खुर्शीद अहमद साहब की आवाज़ का वो जो अक्स है वो नजर आ रहा होता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत आपका अंदाज, कलाम का इंतखाब बहुत बेहतरीन बिल्कुल है। और आज हम बढ़ते हैं और फ़ख्र पाकिस्तान, और 32 सालों में पहली बार ओलंपिक्स में पाकिस्तान को तमगा दिलवाने की उम्मीद। मशहूर नेज़ाबाज जेवलिन थ्रो के माहिर अरशद नदीम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नाज़रीन 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। कल उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी, लेकिन इस वक्त मुलाकात में अरशद नदीम ने एक शिकवा भी किया था। अरशद नदीम इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरशद, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आपकी मुलाकात हुई है, और वैसे तो आपने कोशिश की होगी फिर सारे शिकवे उनको बयान कर दें, कैसा महसूस किया आपने मुलाकात करके? और जाहिर है जो आप नेज़ाबाजी को लेकर चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, वो सब कुछ आपने उनके सामने रखा होगा कि किस तरह काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में मेरी वज़ीर आज़म साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, और वो कह रहे हैं कि आपके साथ हमारी जन्म वो मुकाबला। अरशद साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं और पाकिस्तान के लिए नेज़ाबाजी में आप वाहिद नाम भी हैं। आपने पाकिस्तान को 32 साल में पहली बार ओलंपिक्स में भी मेडल दिलवाया। क्या समझते हैं कि आप हुकूमत की तरफ से कितनी मदद मिल रही है? स्पोर्ट्स बोर्ड आपके साथ किस किस्म का ताउन कर रहा है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट भी मुझे सपोर्ट कर रही है, और स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो भी मुझे सपोर्ट कर रही है। अरशद, पाकिस्तान में जो छोटे स्पोर्ट्स है उसको फ़रोग देने के लिए मज़ीद क्या क्या काम होने चाहिए? हमारे यहाँ फ़ुटबॉल का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बॉक्सिंग, कराटे, टेनिस में एक वक्त था कोई हमारा सानी नहीं था, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि हमारे पास क्रिकेट के अलावा बाकी किसी खेल को वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो मिलनी चाहिए? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जैसे बड़ी गेम्स को प्रमोट किया जाता है, इसी तरह छोटी गेम्स को भी प्रमोट किया जाए। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो छोटी स्पोर्ट को अपना सपोर्ट करें, तो इसी से जो प्लेयर है वो आगे निकलते हैं। सही। अच्छा, अभी आपके हवाले से हम बात करें तो आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, और उसके बाद आपके क्या प्लान हैं तैयारियों के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी हमारी जो है वो नी की रिहैब मुकम्मल हो चुकी है, और मैंने ट्रेनिंग जारी कर दी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-1.5 माह लगेगा और मैं अपना कंपटीशन फेस में आ जाऊँगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो भी कंपटीशन होंगे तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह चलेंगे, और फोकस जो है वो मेरा ओलंपिक्स का है। शुक्रिया। अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, जेवलिन थ्रो के चैम्पियन, और अब मज़ीद तैयारियाँ हैं, और हमारी दुआ है
कि दोबारा से अरशद ऐसे नदीम मुल्क का जैसा नाम रोशन करते बिल्कुल और आगे बढ़ते रहें और पाकिस्तान के लिए मेडल्स वो लेकर आते रहें। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हमारे साथ गुलाम साबिर यूसुफ साहब मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात। वेलकम टू बोल के जायके और मेरे साथ आज भी मौजूद है शेफ मायदा हमेशा की तरह और आज भी बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ जो कि आज हमें शेफ़ मायदा सिखाने वाली हैं। मैं इनसे पूछूंगी और इंग्रेडिएंट्स भी हम साथ साथ बताएंगे। आपने कॉपी और अपना पेन अपने पास रख लेना। जो ख़वातीन हमें किचन में सुन रही हैं वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दें और जल्दी से बता दें शेफ़ मायदा क्या बना रही हैं। आज हम सैरिश बना रहे हैं बटर चिकन, जो बहुत ही रिच रेसिपी है और एक हिस्टोरिक रेसिपी है बटर चिकन। ठीक है, एक इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रोसेस बड़ा है क्योंकि ये हिस्टोरिक रेसिपी है। इसको आपने गौर से सुनना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसका हक अदा करना है इसकी हिस्ट्री का आप लोग। क्या बात है आपने। और दूसरी क्या रेसिपी है? दूसरी रेसिपी आज हम बनाएंगे करशी की जामे शीरी से। हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाएंगे। क्या बात है आपकी। हम लोग जो है वो सैरिश स्टार्ट करते हैं बटर चिकन से। अच्छा, इसका जो है वो दो स्टेप्स में ये रेसिपी है। एक चिकन का स्टेप है, ठीक है, दूसरा तंदूरी चिकन का स्टेप है और दूसरा जो स्टेप है वो इसका टोमेटो प्यूरी का स्टेप है। ठीक है, बटर चिकन के लिए सबसे पहले हमने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख दिया है। ठीक है, चिकन की मैरिनेशन में हमने लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट लेना है, तंदूरी मसाला लेना है या टिक्का मसाला, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आपने वो इसके अंदर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ठीक है, रेड चिली पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया। और अगर टाइम ना हो तो फौरन भी बना सकते हैं। फौरन भी बना सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन कर लें तो और अच्छा फ्लेवर इसका आ जाएगा। हमने चिकन बोनलेस लिया है आधा किलो। ठीक है, और ये जो है वो पूरी रेसिपी बटर में रेडी होगी। इसमें ऑयल का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग चार्ट दिखा दें बटर चिकन का, ताकि रेसिपीज आपको पता चल जाए क्या क्या आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको मंगवानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर अफ्तार में वक्त कम रह जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं। तो शेफ मायदा बताएं क्या क्या डालना है इसमें। हमने चिकन बोनलेस लिया है। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, तंदूरी मसाला, हमने इसकी मैरिनेशन में रेड चिली पाउडर लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। हम इसकी जितनी भी सारी कुकिंग है वो हम इसकी करेंगे बटर के अंदर। टोमेटो प्यूरी जो इसकी बनेगी उसमें आपने जो है वो अनियन लेनी है, 2 बिल्कुल फाइन चॉप्ड अनियन लेनी है। उसके बाद आपने 750 ग्राम इसके अंदर टमाटर लेने हैं। ठीक है, इसमें आपने काजू ऐड करने हैं, तकरीबन 100 ग्राम काजू जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, सॉल्ट जाएगा, गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड होगा, थोड़ा सा विनेगर ऐड होगा। इसमें हमने थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है क्योंकि ये थोड़ी सी ये आप इसको टेस्ट करिएगा। और जो है वो हमने इसकी फाइनल कुकिंग करनी है जिसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, हम चीज ऐड करेंगे और कोयले का दम लगाएंगे। बेहतरीन, चलें अब स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सैरिश, पहला स्टेप हमारा चिकन का है। ठीक है, तो हमने लेना है थोड़ा सा बटर इसके अंदर। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि आप ये डालना शुरू करें और चार्ट 30 वक्त भी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। और वो नाजरीन जो नहीं लिख सके उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। बटर चिकन में आप जनाब बोनलेस चिकन ले रहे हैं 500 ग्राम और लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक आधा टेबलस्पून, तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, फूड कलर ऑरेंज 1 पिंच और ऑयल भी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। उसके बाद जैसे पकाना है वो शेफ मायदा बता रही हैं और टोमेटो प्यूरी का उन्होंने बता दिया है। वो जब बनाने डालने लेंगे तब भी बता देंगे उन्होंने क्या क्या डाला प्यूरी में। मैं डिटेल में बता दूंगी। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, बटर को थोड़ा सा लिया था 2 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं लेना क्योंकि इसकी मैरिनेशन में ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल था। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आप इसको जो है वो बारबेक्यू करके भी पका सकते हैं। ठीक है, बारबेक्यू करके भी इसके अंदर आप इसमें को ऐड कर सकते हैं। ये जब तक कुक होगी, ठीक है, थोड़ी सी, तो हम अपनी टोमेटो प्यूरी की तरफ आ जाते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ये स्टोव बंद हो नहीं है? नहीं, स्टोव खुला हुआ है ये जब तक ये कुक हो रही है। अच्छा, ये आपने जो है ये गौर से सुनना है। ठीक है, ये जो टोमेटो प्यूरी है ये इसका मेन जो है ये ही आप इसका पहले तो सबसे पहले टेक्सचर देख लें। ठीक है, इसका ये टेक्सचर होगा।
ये बिल्कुल वेलवेटी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसका पूरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि आपने ऑयल के अंदर या बटर के अंदर आपने जो है वो 2 अनियन को चॉप करके सौते करना है, ब्राउन करना है, हल्का सा डार्क ब्राउन नहीं करना। टमाटर को आपने रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। 750 ग्राम आपने टमाटर लिए, उसी के अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और आपने 100 ग्राम्स काजू डालने हैं। उसको आपने थोड़ा सा पानी लेके, 1 कप जितना पानी लेके आपने उसको अच्छी तरीके से कुक करना है 10 से 15 मिनट तक, ठीक है। उसके अंदर आपने विनेगर ऐड करना है 2 टेबलस्पून जितना। वो जब अच्छी तरीके से कुक हो जाए, ठीक है, बिल्कुल मैश हो जाए टमाटर, तो आपने इसको ब्लेंड करना है पूरे के पूरे बैटर को और आपने इसको छानना है, ठीक है। छानना भी छानना जरूरी है, तो इसका वेलवेटी सा बिल्कुल टेक्सचर आएगा, तो उसमें टमाटोस के छिलके भी निकल जाएंगे। बिल्कुल इसको आपने छानना जरूर है, तो ही आपका जो है वो सही रेसिपी इसकी रेडी होगी। ये हमारे पास इधर ये रेडी है, इधर हमारी चिकन बन रही है, ठीक है। अब हम इसको कुक चिकन को थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं। हम इधर जो है वो चिकन को ही हम कोयले का दम लगाएंगे। ठीक हो गया। चलिए, जब तक आप इसको चिकन को वो भून रही हैं, तब तक थोड़ा सा मैं बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि हमारे किचन में क्या क्या मौजूद है। तो जनाब, हमारे किचन में एज यूजुअल लेमन नेक्स बार मौजूद है और मेरे पास तो खैर पूरा सेट मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। लिक्विड सोप की भी जरूरत पड़ती है, बार की भी जरूरत पड़ती है। ये स्पॉन्ज साथ होना चाहिए, इस तरफ से ये बार लगेगा और जनाब बर्तन धुलते जाएंगे। 3x मोड 9mg ग्रीस को कट करता है और मेहमानों के आने की कोई टेंशन नहीं। जितनी भी देगचियां होंगी, जितने भी बर्तन होंगे, जितने भी चिकने हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आपके पास लेमन नेक्स बार है। और किसी भी तरह की स्मेल अगर आपको फील हो रही है बर्तनों में, तो उसके लिए लिक्विड सोप जो है ये अल्ट्रा मैक्स है, ये बेस्ट है जनाब। इसका तकरीबन 1 to 2 ड्रॉप्स आपने सिर्फ इस तरफ डालने हैं और झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे। तो ये किचन में होना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा सोप हो तो उससे मेरे हाथ भी खराब होते हैं और झाग भी नहीं ऐसे बनता, बर्तन इतने क्विकली नहीं धुलते। तो ये लाजमी अपने किचन में आपने रखना है। अच्छा जी मायदा। ओके सैरिश, ये हमने यहाँ तक टोमेटो प्यूरी तक हमने बता दिया था। अब हमने इसके अंदर जो मसाले ऐड करने हैं उसमें हमारे पास रेड चिली पाउडर है, ठीक है। तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर। इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा 1/2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। इसके अंदर शुगर जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी इसमें शुगर जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट हमारी चिकन की मैरिनेशन में भी है, तो हमने इसको एहतियात से डालना है, ठीक है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके मसाले अलग अलग ना दिखें। अच्छी तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जबरदस्त। अच्छा, आमतौर पर ना लोग थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं किसी ऐसी रेसिपी को ट्राई करने में जिसमें चीनी डलती हो, जरा सा भी मिठास हो, तो कुछ लोगों को सालन में मीठा अच्छा नहीं लगता। अच्छा सैरिश, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री अगर बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस रेसिपी की। कि ये समझे एक इंडिया के रेस्टोरेंट में 1947 में, ठीक है, इंडिया के एक रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ था कि भाई इनका थोड़ा सा बारबेक्यू चिकन बच गया था और टोमेटो की ग्रेवी बच गई थी, तो इन्होंने उसको मिक्स किया, तो ये एक बटर चिकन रेसिपी इनकी रेडी हो गई। और ये मैं कह रही हूँ इंडिया में पूरे समझ लें कि मिडिल ईस्ट में ये मशहूर रेसिपी है जो कि रॉयल रेसिपीज के अंदर आती है। अच्छा। नॉर्मली नहीं आती क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेसिपी भी है, ठीक है, और इसमें को बनाने में एफर्ट भी लगती है, ठीक है। तो आपने जाहिर है जब आप इसको ब्लेंड करने के बाद पहले इसको छानेंगे, फिर वो निकलेगा, फिर मैरिनेशन भी है, फिर बुनाई भी है, तो एक लंबा प्रोसेस तो है। जब आप रेडी कर लेंगे तो फिर इसमें आपकी तारीफ लाजमी होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। हमने यहाँ पे कोयला भी जो है वो जलने के लिए रख दिया है, क्योंकि चिकन हमारी कुक होगी तो हम कोयले का दम देंगे इसमें, ठीक है। जब तक हम अपनी ये रेसिपी यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इस पे आप प्यूरी तैयार करेंगे इसकी? हम इसके अंदर बस इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा इसकी प्यूरी को हम कुक करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए, आप जब तक ये गर्म हो रहा है और आप इसको रेडी करने के लिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा मैं और दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे किचन में क्या क्या मौजूद है। तो ऊपर जनाब आप लिप्टन चाय के जार देख सकते हैं, और हमेशा की तरह हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चाय चाहिए कौन सी जनाब,
तो जनाब लिप्टन ही है वो जनाब, जो कि चाय हम लोगों को चाहिए होती है। तो इस दफ़ा तो बड़े मज़े के जार्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, बड़ा लिमिटेड ये स्टॉक है क्योंकि बड़ा खूबसूरत सा ये जार है। अगर आप अपने घर में इसको लेके आएंगे तो चाय की पत्ती ख़त्म होने के बाद आप इसको किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप शुगर रख सकते हैं, इसमें आप राइस रख सकते हैं, इसमें आप फ्लावर रख सकते हैं, आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं, इसमें बैंगल्स रख सकते हैं, बहुत कुछ रख सकते हैं। तो मुझे ये बहुत प्यारे लगे हैं। बस इसको अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर सजाएंगे भी तो आई डोंट थिंक सो ये ऑकवर्ड लगेगा। तो ये भी लेके आए क्योंकि जो चाय में मज़ा ना लिप्टन की, मेरा ख्याल है कि जो लोग लिप्टन पीते हैं उसके अलावा कोई दूसरी चाय की तरफ जाते भी नहीं हैं। तो इसको लाजमी अपने किचन में रखें क्योंकि जब मेहमान आते हैं बहुत सारी बातें गपशप हो रही होती है तो लाजमी कहा जाता है जब कुछ समझ ना आए चाय बना लो। तो ये चाय जब हो तो फिर तारीफ भी होती है कि चाय कितनी अच्छी बनाई है तुमने। तो ये आपके किचन में होना ज़रूरी है। अच्छा मायदा, मुझे ये बताएगा कि अभी आप क्या करने वाली हैं इस पॉट में? अभी हम ये करने लगे हैं कि इसी पॉट में हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे फिर से। अच्छा जी, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें बटर डालेंगे। अच्छा, ये आपने अनसॉल्टेड बटर लेना है, ठीक है, आपने कुकिंग बटर लेना है और अनसॉल्टेड बटर आपने लेना है। अच्छा जी, आपने इसके अंदर सॉल्टेड बटर यूज़ नहीं करना। ऑल राइट। वो देसी घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा मुझे लगता है मज़े का बनेगा देसी घी में। अच्छा, इसकी ऑथेंटिक रेसिपी तो बटर में ही है, बटर में इसका है, नाम लेकिन बटर चिकन हाँ है। जी, लेकिन आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। इसको आपने छानना ज़रूर है इसी स्टेज पे। अगर छानेंगे नहीं तो अब हमारी जो टेक्सचर रेसिपी है उसका लुक ही खराब हो जाएगा। और इसी स्टेज पे जो है वो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसको छाने बगैर बना लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी वो वाला मज़ा नहीं आया, वो वाला। सही सही सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप मिक्स कर दें चिकन को। बिल्कुल, ये हमारा बस हमने इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा सब कुछ कुक था। ठीक है, टोमेटो प्यूरी भी हमारी कुक थी। इसको हमने बस इसको कवर कर दें, ये 2 मिनट। हाँ जी, थोड़ा सा और होगा। अब इसको हम इसको बगैर कवर किए ही पकाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त मायदा। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि हमारे बिल्कुल सामने ये हेलमेन का म्यो पड़ा हुआ है। तो जनाब ये जो मेयोनीज़ है ये बहुत डिलीशियस मेयोनीज़ है और इसकी थिकनेस से इसका अंदाज़ा होता है कि इसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। और जो लोग इसको ट्राई नहीं कर सके अब तक वो लाजमी लेके आए। मैं भी रैंडमली ले आई थी, उसके बाद मैंने इसके अलावा कोई मेयोनीज़ कभी नहीं ख़रीदी। तो इसको लाजमी अपने किचन में रखें। सैंडविच खाना हो, बर्गर खाना हो, फ्राइज़ हो, पकौड़े हों, समोसे हों, उन सब के साथ बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन मेयोनीज़ है और इसमें ना इंग्रेडिएंट्स जिस तरह होने चाहिए वो पूरे मौजूद है। तो ये जो है मेरे घर में तो लाजमी मौजूद होती है मायदा। मैं यही वाली मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ। मैं भी यही वाली मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ। ये स्पेशली बर्गर्स में बहुत, अगर आप ये वाला मेयो डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई सॉस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बर्गर्स में बहुत अच्छा फ्लेवर देकर आती है। अच्छा, हमने सैरिश इसके अंदर अब कसूरी मेथी डालनी है। अच्छा, ठीक है, इसको इस थोड़ा सा आपने, हाँ जी, इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा आपने समझ लें कि 2 से 3 पिंचेस तक आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। वैसे कितने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के ना। हाँ जी, कसूरी मेथी भी डल रही है इसके अंदर और इसमें चीनी भी डल रही है, बटर तो खैर है थोड़ा ही। सा जो है वो खट्टी मीठी रेसिपी होती है। ठीक है, ये हमारी चिकन भी ऑलमोस्ट हाथ के साथ डन है ऑलमोस्ट। बस हम इसको थोड़ी सी देर और करेंगे और फिर हम इसके अंदर कोयले का दम लगा देंगे। आई थिंक हम इसको कोयले का दम लगा देते हैं। इसी पॉइंट पे आके हमने यहाँ पर इसकी जगह बनाई। ठीक है, हमने ये रखा, हमने इसके अंदर ये कोयला रखा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, जबरदस्त, और हम इसको जल्दी से बंद कर देंगे, ढक देंगे। हमने इधर ये सॉस बस रेडी हो रहा है। हमने इसमें जो है वो क्रीम ऐड करनी है। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून जितनी हम इसमें क्रीम डालेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रीम आप जब भी डालेंगे तो आपने अपनी जो फ्लेम है उसको हल्का करके डालनी है, वरना क्रीम आपकी स्प्लिट हो जाएगी। और दूसरा, अभी जैसे कि मायदा ने क्रीम डाली तो थोड़ी सी मायदा के हाथ पे भी लग गई। हाँ, तो ये तो एक ना मामूली सी बात है, किचन में आपके हाथ गंदे ना हो तो आपका खाना मज़े का नहीं बनता। तो मैं अपने किचन में पामोलिव सोप लाजमी रखती हूँ और हाथ बार बार धोने की चूँकि मुझे आदत है। तो ये पामोलिव सोप जो कि बहुत जेंटल सोप है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपके हाथ बहुत नरम रहेंगे, हाथों से खुशबू आएगी। जिंजर, गार्लिक, फिश, मीट, किसी चीज़ की, अनियन की भी स्मेल जो है वो फ़ौरन से हाथ धोते ही चली जाती है। तो
तो ये अपने किचन में सिंक के पास स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे ज़रूर रखें ताकि आप इसको गाहे बगाहे यूज़ करते रहें। तो पामोलिव जो कि मेरी पसंद है, होप्स हो कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बड़ा ज़बरदस्त ये सोप है, अगर आप इसे फेस वॉश करते तो उससे भी ग्लो आता है। तो ये भी आपके किचन में लाजमी होना चाहिए ताकि आप बार बार हाथ धो सकें। अच्छा सैरिश, इसमें हमने जो है वो 2 चीज़ के स्लाइस डाले हैं, चेडर चीज़ के स्लाइस हमने इसमें ऐड किए हैं। ये बस मिक्स हो जाए तो हम इसमें चिकन डालेंगे तो हमारी ये रेडी टू सर्व है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें आपने 2 चीज़ के स्लाइस डाले? 2 चीज़ के स्लाइस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। चेडर चीज़ डाली है हमने इसमें। चेडर चीज़ डाली है थोड़ा सा और इसको जो है वो क्रीमी और रिच फ्लेवर देगी चीज़। वैसे ये बहुत थिक नहीं हो जाएगा? नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है। सही है, यानी कि ये नहीं करना ना कि ये आप समझे कि शायद सिंगल पर्सन सर्विंग है। नहीं, ये 2 3 4 लोग खा सकते हैं, अदरवाइज बहुत हेवी हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ये कलर आप लोग कहते हैं कि जी ये ऑरेंज कलर नहीं आ रहा। ऑरेंज कलर ना आने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप जो टमाटर लेते हैं वो बिल्कुल भी आप लोग प्योर आपने रेड टमाटर लेने हैं, जो गले हुए टमाटर होते हैं। येलो या ऑरेंज टमाटर, वो जो ग्रीन टमाटर है वो नहीं लेने। वो ग्रीन टमाटर आपने नहीं लेने। जो चिकन हमारी हमने कोयले का दम दिया था, कुक की थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड कर चुके हैं, ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हमारी चिकन रेडी हो गई। ठीक है, अब हम इसको बस मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ढक्कन ढक के, जब तक हम अपनी करशी का ड्रिंक रेडी ये ले करें। लीजिए। सही, ये हम जब तक ये इधर ये है, हम इसको यहाँ रख देते हैं। जी, अब हम आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि मेरी फेवरेट है, बल्कि फेवरेट मोस्ट है। मेरा दिल की चाहता है कि जैसे ही रोज़ा खुले, अफ्तार का टाइम हो, तो ये लाजमी होना चाहिए। ये जनाब जामे शीरी करशी का हर घर की ज़रूरत और हर एक की पसंद, क्योंकि रमज़ान में जब हम हर तरह के चटपटे मसाले वाले खाने खाते हैं तो स्नैक्स के साथ जामे शीरी बढ़ा देता है अफ्तार का मज़ा बढ़ा देता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है सैरिश कि ये खालिस संदल और गुलाब के अरकियात से तैयार किया जाता है और उसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अफ्तार में सॉफ्ट ड्रिंक से अपने मैदों पर जुल्म ना करें। अपने स्टमक्स को अच्छा रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए नेचुरल लाइट ड्रिंक्स की तरफ जाएं, तो उसके लिए जामे शीरी जो है बेस्ट चॉइस है। बहुत रिफ्रेशिंग एहसास दिलाता है, तो आपने ये ज़रूर लेके आना अगर अभी तक आप नहीं लेकर आए। अच्छा सैरिश, हमने पानी के अंदर शुगर ऐड की, ठीक है, 2 से 3 चम्मच, और इसके अंदर हमने 4 से 5 करशी की जामे शीरी ऐड की। आप अगर शुगर ना भी ऐड करें, स्किप भी कर दें तो खैर है, क्योंकि करशी की जामे शीरी ऑलरेडी मीठी होती है। सही हो गया। ठीक है, हम इसके अंदर ये तुक मलंगा ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। आपने इसको पहले से जो है वो आपने इसको भिगो के रखना है 15 से 20 मिनट तुक मलंगे को। ठीक है, बहुत है ये, बिल्कुल सही क्वांटिटी ली है आपने। ये इसमें डाइल्यूट होगा। अच्छा, हमने जो है ये ऑरेंज जूस पाउडर जो मिलता है मार्केट में, हमने इसमें ये ऐड करना है। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें ये ऐड करेंगे। और जी हम इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। ठीक है, मज़े का बनने वाला ये बहुत मज़े का बनेगा। और इसमें और वही जामे शीरी हो, रिफ्रेशिंग ना बनेगी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जामे शीरी एक ऐसा ड्रिंक है, गर्मी हो, मौसम बहार हो, कोई भी वेदर हो, जामे शीरी का एक घूंट आपके हलक से उतरता है और आपको ठंडक का एहसास होता है। तो ये बहुत लाजमी है। और रमज़ान में तो 100% ये ना खालिस अरकियात से बना जामे शीरी आपकी इफ्तार पार्टीज़ को 4 चांद लगा देता है। तो मुझे तो बेहद पसंद है और इफ्तार के बाद तक आपको रिफ़्रेशमेंट का एहसास दिलाता रहता है। बस ये हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। चलें जी, हमारी ऑलमोस्ट दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो डन है। रेसिपीज़ हमारी डन है। हम इसमें थोड़े से और लेमन की भी क्या बात है वैसे माहिदा, लेमन भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से हम इसके अंदर मिंट डालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और हम इसमें जो हमने करशी का जामे शीरी रेडी किया है रिफ्रेशिंग सा, हम इसके अंदर जी, और स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं जामे शीरी की जो रेसिपी है हमारी, उसका चार्ट भी आ चुका है। और मैं एक दफ़ा जल्दी से बता देती हूँ, पानी इसमें हमने 1 लीटर इस्तेमाल किया है। करशी जामे शीरी के 5 टेबलस्पून है, शुगर 2 टेबलस्पून है, ऑरेंज पाउडर 2 टेबलस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 चुटकी है, मिंट लीव्स है, लेमन स्लाइस है, और चिया सीड्स भी हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर। तुख मलंगा, वैसे चिया सीड्स डिफरेंट होते हैं, तुख मलंगा एक अलग चीज़ है, दोनों आप डाल सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये रेडी हो गया। अब हम जो है अब मैं आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ सर्विंग में ना। हांडी की हम सर्व करते हैं अब जल्दी से। ठीक है,
हम इस और अगर जनाब आप इस कुछ लोग हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ों के शौकीन होते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद चटपटा किया जाए सालन, तो कुछ लोग बटर चिकन के साथ केचप भी डालते हैं। तो कनौर का केचप अगर आपके पास मौजूद होगा, ये चिली गार्लिक सॉस हो या फिर नॉर्मल सॉस हो, तो जनाब मज़ा आ जाएगा। आप इसको इस्तेमाल कीजिए इसके साथ, और अगर गर्मा गर्म कड़क कड़क सी रोटी भी साथ होगी तो फिर तो और ही मज़ा आ जाएगा। तो वो तमाम ख़वातीन जो कि इस वक्त किचन में मौजूद हैं और हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके इन लॉज आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। तो जल्दी से अगर कुछ मिसिंग है तो अपने हस्बैंड से मंगवा लीजिए, ताकि आप जल्दी से इस रेसिपी को इफ्तार तक रेडी कर लें। और हमारी तो रेडी हो चुकी है। अच्छा, क्रीम भी डलेगा इसके ऊपर? ऐड करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, हम इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी स्प्लिट हो गई है यहाँ से, ठीक है जी, वेरी नाइस। इसके ऊपर क्रीम ऐड की, थोड़ा सा पुदीना हम इसके ऊपर डालेंगे। पुदीना इसके मिडिल में रख दें। हाँ जी, थोड़ी सी गार्निशिंग में ना नंबर्स मैं भी ले लूँ। बस वेरी नाइस मायदा, क्विकली बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपने रेडी की हैं। बस ये हमारा रेडी हो गया है। बेहतरीन, ठीक है। मैं चाहूँगी अब आप दिखा दीजिए। और हाँ, ये ग्लास ही तो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सामने हमने रखा हुआ है। चलें जी, ये आप देख सकते हैं हमारा जो करशी का जामे शीरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है वो भी रेडी है। उसके साथ साथ हमारा बटर चिकन भी रेडी है और बहुत डिलीशियस शक्ल से ही लग रहा है। होप सो आप भी देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बना तो अच्छा है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो लाजमी कीजिए। कुछ भी आपको अगर समझ नहीं आता तो आप दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल यूट्यूब पर जाइए, जाकर देखिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का फीडबैक हो, आप दे सकते हैं और हम यकीनी तौर पर उसको कंसिडर करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर से बोल के जायके में किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और शेफ़ मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सर के पास। वेलकम बैक नाजरीन, बोल के जायके से वापस हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक की नवी इफ्तारी के मौके पर मामूल के मुताबिक शहरी आज भी बड़ी तादाद में फूड पॉइंट्स पर पहुंचे हुए हैं और हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या खरीदो आप तो बहुत कुछ बना के आ गई हैं, लेकिन वो क्या इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। काशान हमारे साथ कराची से मौजूद हैं और लाहौर से खुरम मलिक से भी बात करेंगे। काशान, कराची में आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त इफ्तार की क्या तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कराची की छोटी बड़ी शहराओं पर दिगर फलाई तंजीमों की जानिब से सैर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, ऐसे ही रोमान रईस फाउंडेशन की जानिब से भी गुलिस्तान जौहर में ये एहतमाम किया जाता है, जो एहतमाम सालों साल चलता आ रहा है। मारूफ क्रिकेटर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये इंतजाम जो है इनकी जानिब से किए जाते हैं। आवाम यहाँ पर आती है, सुबह शाम जो सहरी भी करती है और इफ्तारी भी करती है और गरीब गुरबा जो घराने उनमें इफ्तार का सिलसिला भी इनकी जानिब से पहुँचाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे रोमान? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बस यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम सैर और अफ्तार कराते थे, लेकिन अब हमने सिर्फ अफ्तारी पे ज़्यादा उस पर फोकस रखा हुआ है, क्योंकि कि जो मज़दूर तबका है या जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या जितने भी ऐसे लोग जो मुसाफिर हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म हमने कोशिश की 4 सालों में बनाने की, क्योंकि ये एरिया जो है गुलिस्तान जौहर मोड़, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत बिजी रोड है, तो यहाँ लोग आएँ, अफ्तार करें और इज़्ज़त से अफ्तार करके अपने अपने घरों पे जाएँ, यही हमारी कोशिश है। और इन दी एंड जो रोमान रईस खान फाउंडेशन का मोटिव है वो यही है कि इंसानियत की खिदमत करना, और एज ए मुस्लिम भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जिस शोबे में भी जाके काम कर सकते हैं इंसानियत के लिए, वो हमें करनी चाहिए। जिस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे JDC काम कर रहा है, एडी साहब ने काम किया या चीपा साहब ने काम किया, तो उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना कोई ना कोई चिप इन कर दें, और बस यही एक मोटिव है हमारा, और उसको कोशिश करते हैं कि हम लेके चलें आगे। रोमान में रमज़ान के तवस्सुस जी, रमज़ान के तवस्सुस से बस एक यही मैसेज है कि अपने अपने जो भी मामलात इस वक्त हमारी कंट्री में हैं, जो कि जिस तरह से इकॉनमी हालात हैं हमारे, तो उसमें थोड़ा सब्र और शुक्र करें और ना उम्मीद ना हो, उम्मीद रखें, क्योंकि जब उम्मीद होती है तो उसके बाद सब कुछ अच्छा होता है, और गुमान अच्छा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया है, और एज ए इंसान, एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान होना चाहिए अल्लाह पाक पे कि अल्लाह पाक एक दिन सब बेहतर कर देंगे। आई नो के लोगों के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल वक्त से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई गलत कदम ना उठाएं प्लीज़ काइंडली, कि जो लोग बेचारे किसी ना किसी अपनी मुश्किलात को सामना करते हुए कोई ना कोई ऐसा गलत कदम कर दे कि जहाँ पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, तो वो चीज़ ना करें, हिम्मत ना हारें, और यही मेरा मैसेज है तुम्हारी पूरी जनरेशन को।
हमारे पूरे मुल्क की आवाम को कि प्लीज़ सब्र और शुक्र करें और बेस्ट मेहनत करने की कोशिश करें ताकि उसका आउटपुट जब आए तो आपको खुशी और आपका ख़ानदान सब्रे। बिल्कुल, आपने कहा कि मारूफ क्रिकेटर रोमान रईस मेरा हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से एक पैगाम भी दिया गया, उसमें यही कहा गया कि लोग जो है मुश्किल आनी से या परेशानी की हालात में जो है सुसाइड कर लेते हैं, वो ये कदम ना उठाएं। जबकि रोमान रईस फाउंडेशन की जानिब से सैर और इफ्तार का इत्माम जो है ये 30वें रमज़ान तक जो है यहाँ पर जारी रहेगा। मजदूर तबका जो है यहाँ से गुजरता है, उनको ये इफ्तारी का इत्माम जो है यहाँ पर ये कराते हैं और ये जो आने वाले रमज़ान है उसमें भी सिलसिला जारी रहता है और ऐसे सिलसिला जो है ये 30 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा। ये काशान आप हमें आगाह करते। रोमान रईस के दस्तरखान पर मौजूद थे जौहर मोड़ पे और वहाँ इफ्तारी की मुकम्मल तैयारियाँ की जा रही हैं। रमज़ान मुबारक की 9वीं इफ्तारी में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त तैयारियाँ जो हैं वो मामूल के मुताबिक। अब मेरे शहर चले आप, लाहौर में तो खुरम मलिक वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस मकाम पर, किस पॉइंट पर खड़े हैं, क्या बिक रहा है, क्या रौनक है। जी खुरम बताइएगा। आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक की आज इफ्तारी जो है वो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। हर तरफ जो है वो समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ और दीगर लवाजमात जो है वो दिखाई दे रहे हैं और शहरी जो है वो खरीदारी करने के लिए जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। जो रोजेदार है उनकी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द खरीदारी करें और अपने घरों को जाकर जो है वो रोज़ा अफ्तार करें। जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी करने के लिए आई हुई है। समोसे यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो चिकन समोसा है, चिकन कचौरी, लवाजमात है वो यहाँ पर जो है वो दस्तयाब है। जो शहरी जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। यकीनन एक रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बरकत महीना है। शहरी जो है वो खरीदारी भी करते हैं और उसके साथ साथ रोज़ा भी अफ्तार करते हैं और हर शहरी की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा सहरी और अच्छे से अच्छी जो है वो अफ्तारी जो है वो उससे करें। और देखा जाए तो यहाँ पर शहरियों की जो आमद का सिलसिला जो है वो शुरू और ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। ठीक है खुरम, आपका लाहौर से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और इस्लामाबाद में महापारा ज़मान मौजूद हैं और इस वक्त मुखय्यर हजरात की जानिब से भी इफ्तारियाँ करवाई जा रही हैं, लोग खुद भी तैयारियाँ कर रहे हैं। महापारा बताएंगे इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। जी महापारा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ और यहाँ के लोग, यहाँ के बासी अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अपने खाने के जो शौकीन अफराद हैं वो बड़ी तादाद में ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या ख़रीदा है और मज़ीद क्या ख़रीदेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अरशद जी शाह कोटी मुझे कहते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने आल पाकिस्तान सेक्रेटरीट का। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये लोगों ने, हमने ट्रेंड बना लिया है। महंगाई है सच नहीं है, हमने खुद की हुई है। हमने इनको मौका दिया हुआ है कि ये लोगों को जो मन चाहे दाम लेते हैं। अगर हम यही चीज़ें अपने घर में बना लें, एक तो साफ़ सुथरी होंगी और खाने के काबिल भी होंगी। अब इनका जब जो मर्ज़ी बना रहे हैं, सामने बेशक बना रहे हैं, लेकिन ये घर के मुकाबले में कभी हो नहीं सकता। हम अगर थोड़ा सा घर में अपने करें, थोड़ी तकलीफ़ कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो ट्रेंड डेवलप हो गया है ना कि हमने वहाँ से लेना है, उन्होंने वहाँ से लिया है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और चीज़ों को अगर हम अपने तौर पे करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि एक तो इबादत होगी और खाना भी अच्छा होगा। तो प्लस अगर गवर्नमेंट थोड़ा चेक रखे कि भाई इन चीज़ों का कोई टैक्स नहीं है, ये हज़ारों नहीं लाखों रुपया कमाते हैं और इनको कोई। बहुत शुक्रिया। ज़मान हमारे साथ मौजूद थी और जनाब हर जगह तैयारियां की जा रही हैं इस वक्त और इन तैयारियों के साथ साथ ही आज हम बात करेंगे कि ऐसे पाकिस्तान के जो रफ़ाई इदारे हैं जो लोगों के लिए पूरा साल काम कर रहे होते हैं, खुशी का बायस है, खुशियाँ बांट रहे हैं, तो उनमें इस वक्त मुश्किलात भी होती हैं। हमारे साथ इस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी और कोऑर्डिनेटर निसार अहमद साहब मौजूद हैं। निसार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमज़ान मुबारक आप लोगों का खासा मसरूफ़ हो जाता है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें देख रहा था कि इस वक्त खासी मुश्किलात भी हो रही हैं वेलफेयर इदारों को फ़ंड्स के हवाले से। तो ये क्या मामला हुआ है कि एक तरफ आप इफ्तार का भी लोगों का अहतमाम कर रहे हैं, राशन की भी चीज़ें हो रही हैं, बाकी आपका तो इदारा मेरे ख्याल सेहत के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से भी खासा काम कर रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? मुदस्सिर भाई बहुत शुक्रिया आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को अफ्तार ट्रांसमिशन में इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट गुज़िश्ता 30 सालों से गरीब व नादार अफराद की दाद रसी के लिए कोशा एक इदारा है और सिलसिला ये है कि जो
फ़लाही ख़िदमात हैं वो तो ज़ाहिर है कि सारा साल जारी रहती हैं, लेकिन रमज़ान का महीना चूँकि वैसे ही नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है, तो लिहाजा इस हवाले से लोगों की भी कभी जोश व खरोश बढ़ जाता है। लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ़लाही ख़िदमात बढ़ जाएँ, लोगों को खाना खिलाया जाए, लोगों के दस्तरखान वसी हो जाते हैं, इफ्तार के एहतमाम किए जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो पिछले सालों से खुसूसी तौर पर इक़्तिसादी गिरावट हमें नज़र आ रही है, उसकी वजह से मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने फ़ंड्स में कोई कमी कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को लोग दे रहे हैं, लेकिन जो खिदमत हम पिछले सालों में मिसाल के तौर पे 10 रुपए में कर लिया करते थे, उस खिदमत को आज हमें कम से कम 25 रुपए चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अगर जो अफ्तार का बजट हमारा मिसाल के तौर पे अगर 10 करोड़ था, तो अब मिसाल के तौर पे अगले सालों में हमें 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। हमने 350 करोड़ रुपए के हमारे टारगेट्स हैं जो हमें हर साल खर्च करने हैं अपने मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से, और इसके साथ साथ अफ्तार के मामलात भी चल रहे हैं। अफ्तार में हम यानी पैसे आने हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमें कमी का सामना है, और ये तो हम बलूचिस्तान से मुताल्लिक मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, बलूचिस्तान में कुछ ये कमी का सामना हुआ। आपका किस किस एरियाज़ में ये काम आप कर रहे हैं? तकरीबन 15,000 अफ्तार हम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। इसमें कराची शामिल है, इसमें अपर सिंध शामिल है, इसमें लोअर सिंध शामिल है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, भागनाड़ी है, उस्ता मोहम्मद है, सिब्बी है, खुशदार है, ये वो जगह हैं जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं। इस तरह से थर पारकर में हमारी अफ्तारी का सिलसिला चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, इस्लामाबाद है, मुख्तलिफ़ शहर पंजाब के हैं जिनमें ये सिलसिला होता है। तो लेकिन चूँकि बलूचिस्तान में वैसे काफ़ी गुर्बत है और सैलाब के बाद से लोग उठ नहीं सके, बहुत मुश्किलात में हैं, तो इस हवाले से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अपनी ज़िम्मेदारी समझता है कि जो माशरे का ऐसा नादार तबका है जिसको मुश्किलात हैं, तो उसकी भरपूर दाद। तो निसार साहब, ये जो भी आपको शॉर्ट ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम का सामना है, तो फिर इसमें आप लोगों ने मैनेज किस तरीके से किया है? ज़ाहिर है या तो फिर आपने ज़ाहिर है राशन कम दिए होंगे या अफ्तार कम करा रहे होंगे, किस तरह आपने फिर इसको मैनेज किया? सैरिश, ऐसा है कि आलमगीर ट्रस्ट कोशिश तो करता है, अपनी हर मुमकिन कोशिश हमारी है कि हम किसी भी तरीके से अपने वो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनमें कोई कमी ना करें। सही, हमें कमी करनी पड़ ना जाए कहीं, हमें यही ख़दशा और यही खौफ हमें सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चूँकि आलमगीर ट्रस्ट का एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल भी है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, हमारे कुछ ऐसे वेंचर्स जिनके ज़रिए से हम फंड्स भी जनरेट करते हैं, तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो मुमकिन नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर आज मेरे अस्पताल में 500 मरीज़ आए तो मैंने उनका इलाज कर दिया और कल वो 500 आए तो मैं बोलूँगा मेरे पैसे ख़त्म हो गए। ज़ाहिर है कि हम एक सिस्टम से लेके चल रहे होते हैं, और ये आपको बहुत सबसे बड़ा सेहत वाला काम तो बहुत लंबा, सबसे बड़ा यही है। तो इस हवाले से हमारा ये सिलसिला चल रहा होता है। हम लोगों से अपील करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कॉरपोरेट इदारे हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं, मुख्तलिफ़ बैंक्स हैं, मुख्तलिफ़ कारोबारी समाजी और मुख्तलिफ़ इस तरह के कॉरपोरेट सेक्टर में भी और इंडिविजुअल डोनर्स भी हमारे साथ भरपूर इमदाद करते हैं और ताउन करते हैं। तो उन्हीं की बदौलत और उसी ताउन की वजह से शायद मेरी बात से एग्री करें, मुझे एक बात का बहुत दुख होता है, वो ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा वन विंडो ऑपरेशन आज तक नहीं देखने में आया कि जिसमें ये देखा जाए कि चैरिटी इदारे जो हैं उन सबको चैनलाइज किया गया हो। क्योंकि मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, इक्का दुक्का या कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर इमदाद तो ली जाती है लेकिन वो ना रजिस्टर्ड होते हैं, ना पता चलता है वो कहाँ यूज़ हो रही है, वो किसी के ज़ाती इस्तेमाल में जा रही है, या कौन कहाँ लगा रहा है, किस मकसद से लगा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह ये होता है कि वो इदारे जो कि प्रॉपरली ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती हो जाती है कि वो पैसा जो वहाँ जाना चाहिए वो वहाँ चला जाता है। देखिए, अब इस पर काम हो रहा है, हुकूमत सिंध ने भी इस पर काम किया है। इससे पहले PCP के ज़रिए से कुछ काम होता रहा है, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, उसको फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है और उसने इस तरह के वेलफेयर और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने का एक सिलसिला शुरू किया था और अब सिंध ट्रस्ट एक्ट के ज़रिए से भी ये काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, लोग भी आपके साथ मामलात को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरियात हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। मैं भी ये बात कर रहा था मुदस्सिर भाई से कि जो गुर्बत का ब्रैकेट है ना वो बढ़ रहा है आगे। एग्जैक्टली। और जो लोग पहले 500 रुपये अफोर्ड कर सकते थे कुछ दिन पहले तक इलाज कराने के लिए, अब वो 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आलमगीर ट्रस्ट जैसे इदारों की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी दाद रसी के लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। और एक जो है वो बड़ा अहम मामला, बार बार ये आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती है कि मछली आप खिला रहे हैं लेकिन मछली पकड़ना सिखाएं।
तो आपका वो एक इदारा मैं यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स, बच्चों की तालीम, वो क्या है? मुदस्सिर भाई, वैसे तो जैसे मैंने बताया कि आलमगीर ट्रस्ट के 3 बड़े बुनियादी और अहम काम हैं। उनमें एक सेहत की फराहमी है। हम रोज़ाना तकरीबन 75 लाख रुपए से रोज़ाना 75 लाख रुपए खर्च होते हैं हमारे अस्पताल पर और तकरीबन 1000 से ज़ायद पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। दूसरा काम हमारा बच्चों की तालीम के हवाले से, इसमें रिवायती और फ़नी तालीम दोनों है। तो ये जो आपने कहा कि मछली पकड़ के पकड़ना सिखा दिया जाए और लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बना दिया जाए, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए, तो इसके हवाले से हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ मुख्तलिफ़ फ़नून में बच्चों को तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है नौजवानों को, कम पढ़े लिखे नौजवानों को, ताकि वो बरसरे रोज़गार हो सकें। इसी तरह से ख़वातीन के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है, वो वहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इस तरह के कोर्सेज सीख तो आईटी कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। ये सारी भी चीज़ें हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर भी हमारा एक वहाँ मौजूद है, जिसमें लोग अपने ऑनलाइन कारोबार को तरक्की देने के लिए इस तरह के मामलात कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्कीम हमारे पास मौजूद है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि माशरे को और गरीब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर दें, ताकि कल को वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने बरसरे रोज़गार होकर कल ख़ुद से आलमगीर ट्रस्ट में आएँ और अपना हिस्सा बांटें, अपना हिस्सा दें लोगों को कि जनाब चूँकि हमने आपसे कुछ सीखा था, तो लिहाजा आज हम माशरे को लौटा रहे हैं। लेकिन ये जितना भी इदारे निसार साहब वो काम कर लें, लेकिन रियासतों की बुनियादी तौर पर ये ज़िम्मेदारी है। इदारे एक हद तक कर सकते हैं और वो जो एक तूफ़ान है उसको रोकने में तो मदद कर सकते हैं इदारे, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारे तमाम कर भी रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली तो रियासतों की ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ों को तब्दील करें, तो ही फिर तब्दीली ऐसा ही है। बिल्कुल ज़ाहिर है कि रियासत का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। फलाही इदारे रियासत का हाथ बटा सकते हैं, हम बटा भी रहे हैं। और रियासत से ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ सपोर्ट हमें मिलती है, मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ़ कामों को हमें फैसिलिटेट करती है। हम कोई इमदाद कभी भी सरकार से नहीं लेते, लेकिन सरकार हमें हमारे कामों को बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए उसमें मुआवना ज़रूर करती है। लेकिन बहरहाल रियासत को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियों को मज़ीद बेहतर अंदाज से करे और उसमें फलाही इदारे जो है उसका साथ भी बिल्कुल ये होगा कि लोगों को एटलीस्ट इन इदारों का रुख नहीं करना पड़ेगा जो कि सफ़ेद पोश तबका है, उनमें वो जो एक होता है ना मुदस्सिर, भरम भी एक रह जाएगा ना कि वो सेल्फ इस्टीम जो है वो उनकी बरकरार रहेगी। तो ऐसा होना तो चाहिए, अल्लाह करे ऐसा हो आगे। निसार साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब ऐसे ही इदारों के, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, इनकी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोगों में खुशियाँ और लोगों के मदद कर रहे हैं, तो एक तरीक़ाकार ये भी है इनकी मदद तक पहुँचने का। आज के प्रोग्राम से सहरिश ज़ुहैब और मुदस्सिर इकबाल को इस उम्मीद तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान का हर शहरी ख़ुद कफ़ील भी हो और आज खुशी का दिन है तो खुशी मनाता हुआ भी नज़र आए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।